वर्ष 2013 के प्रमुख घटनाक्रम। नागालैंड की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट डाक विभाग ने जारी किया। 1 दिसंबर 2013 को प्रदेश की राजधानी कोहिमा के निकट किसामा में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ये टिकट जारी किया। नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 को ही हुआ था। भारतीय नौसेना में नवंबर 2013 में ही शामिल किए गए विमान वाहक युद्धपोतों INS विक्रमादित्य पर एक विशेष डाक टिकट 4 दिसंबर 2013 को नौसेना दिवस के अवसर पर जारी किया गया। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, UPA अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी व रक्षा मंत्री AK एंटनी की उपस्थिति में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ये जारी किया। सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने अपना अंतिम 200वां टेस्ट मैच 15 नवंबर 2013 को मुंबई में खेला था, उनके सम्मान में भारतीय डाक विभाग ने विशेष स्मारक डाक टिकट 15 नवंबर को जारी किया। 5 रुपए के मूल्य का ये टिकट संचार मंत्री कपिल सिब्बल ने 15 नवंबर को मुंबई में जारी किया। मदर टेरेसा के पश्चात सचिन ऐसे दूसरे व्यक्ति हैं जिन पर जीवन काल में ही स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। अंग्रेजी समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया की 175वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष स्मारक डाक टिकट नवंबर 2013 में जारी किया गया। राष्ट्रपति भवन में 14 नवंबर को आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसे जारी किया। 14 नवंबर 2013 को बाल दिवस के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट विभाग द्वारा जारी किया गया। नई दिल्ली में प्रगति मैदान में 33वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में डाक विभाग के मंडप में ये टिकट जारी किया गया। वर्दीधारी युवाओं के विश्व में सबसे बड़े संगठन राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC का 65वां स्थापना दिवस देश भर में 24 नवंबर 2013 को मनाया गया। इस संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात UAE के साथ एक द्विपक्षीय निवेश प्रोत्साहन एवं संरक्षण समझौते पर हस्ताक्षर दिसंबर 2013 में किया। देश में सार्वजनिक क्षेत्र में एक नया बैंक नवंबर 2013 में अस्तित्व में आया है। मुख्यतः महिलाओं को बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए स्थापित इस बैंक को भारतीय महिला बैंक नाम दिया गया है। इस बैंक का उद्घाटन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने UPA अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के साथ 19 नवंबर 2013 को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के 96वें जन्मदिवस के अवसर पर मुंबई में किया। इस उद्घाटन के साथ ही बैंक की पहली 7 शाखाओं जो मुंबई के अतिरिक्त कोलकाता, गुवाहाटी, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु व लखनऊ में स्थित है, वहां पर कामकाज शुरू कर दिया गया। महिला सशक्तिकरण भारत का सशक्तिकरण है, इस बैंक की पंचलाइन है। बैंक में पुरुषों को भी बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जाएगी, किंतु ऋण वितरण सहित सभी सुविधाओं व योजनाओं में महिलाओं को ही प्राथमिकता दी जाएगी। सतह से सतह पर मार करने वाली पृथ्वी मिसाइल व इसके नौसैनिक संस्करण धनुष मिसाइल के एक परीक्षण उड़ीसा तट के निकट स्थित परीक्षण रेंज से नवंबर-दिसंबर 2013 में किया गया। इसमें पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण 3 दिसंबर 2013 और इसी मिसाइल के नौसैनिक संस्करण धनुष का परीक्षण 30 नवंबर 2013 को किया गया था। 50 वर्ष पूर्व 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए रूसी MiG-21 FL विमानों को अब दिसंबर 2013 में वायुसेना से औपचारिक रूप से हटा दिया गया है। वायुसेना में अब केवल 15 ऐसे विमान शेष थे जिन्होंने पश्चिम बंगाल में पश्चिमी मिदनापुर जिले में कलाई कुंडा वायु सैनिक केंद्र पर अपनी अंतिम औपचारिक उड़ान
12 दिसंबर 2013 को भरी। रूस से प्राप्त किए गए मिग विमानों को इस पहले संस्करण को 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था तथा 1971 के भारत पाक युद्ध में अत्यधिक साहसिक कारनामे उन विमानों ने दिखाए थे। 1980 व 1990 के दशक में भारतीय वायुसेना में लगभग 60% लड़ाकू विमान मिग 21 ही थे। वायुसेना में इन विमानों का स्थान स्वदेश विकसित हल्के लड़ाकू विमान तेजस द्वारा लिए जाने की बात एयर चीफ मार्शल ब्राउन ने बाद में शिलोंग में एक समारोह में कही है। समलैंगिकता के पक्षधरों को एक बड़ा कानूनी झटका दिसंबर 2013 में उस समय लगा जब सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले में ऐसे संबंधों को एक बार पुनः आपराधिक कृत्य करार दे दिया गया। इससे पूर्व एक याचिका पर सुनवाई के पश्चात दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2 जुलाई 2009 के एक फैसले में किन्हीं दो वयस्कों के बीच पारस्परिक सहमति से होने वाले समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 को 2 जुलाई 2009 के अपने फैसले में अवैध करार दिया था। समलैंगिक यौन संबंधों को सांस्कृतिक व धार्मिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के इस फैसले के विरुद्ध कुछ धार्मिक संगठनों ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी। इन याचिकाओं पर सुनवाई के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जी.एस. सिंघवी व न्यायमूर्ति एस.जे. मुखोपाध्याय की पीठ ने उच्च न्यायालय के इस फैसले को 11 दिसंबर 2013 को रद्द कर दिया, जिससे अप्राकृतिक यौनाचार व समलैंगिक संबंधों को अपराध मानने वाली धारा 377 पहले की तरह लागू हो गई है। इस अपराध के लिए आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान आईपीसी की इस धारा में किया गया है। मतदाता पहचान पत्रों से छेड़छाड़ को रोकने के लिए प्लास्टिक के पहचान पत्र जारी करने का चुनाव आयोग का इरादा है। प्लास्टिक के ऐसे पहचान पत्र सर्वप्रथम त्रिपुरा में 30 नवंबर 2013 को कुछ नए मतदाताओं को जारी किए गए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में डोंडिया खेड़ा गांव में राजा रामबख्श सिंह के किले में दबे हुए सोने की खोज के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई द्वारा अक्टूबर-नवंबर 2013 में की गई खुदाई पर लगभग 2,78,000 लाख रुपए एसआई द्वारा खर्च किए गए। ये जानकारी केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्री चंद्रेश कुमारी कटोच ने 11 दिसंबर 2013 को राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी। किले में ये खुदाई एक संत शोभन सरकार के एक स्वप्न के आधार पर एएसआई द्वारा की गई थी, किंतु इसमें कोई भी सोना प्राप्त नहीं हुआ। राष्ट्रीय परिदृश्य। वर्ष 2013 के राष्ट्रीय परिदृश्य। लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2011 संसद में पारित। 45 वर्षों के संघर्ष के बाद 18 दिसंबर 2013 को लोकसभा ने लोकपाल एवं लोकायुक्त संशोधित विधेयक 2011 को पारित कर दिया। राज्यसभा में ये विधेयक 17 दिसंबर 2013 को पारित हुआ। संसद द्वारा पारित विधेयक के महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। लोकपाल का गठन। लोकपाल में एक चेयरपर्सन तथा 8 सदस्य होंगे, जिनमें से आधे सदस्य न्यायिक सेवा से जुड़े होंगे, आधे सदस्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, अनुसूचित जाति तथा जनजातियों से होंगे। एक चयन समिति लोकपाल के चेयरपर्सन तथा सदस्यों का चयन करेगी। इस चयन समिति के सदस्य होंगे प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नए संशोधित विधेयक में प्रत्येक राज्यों को कानून बनाने के 1 वर्ष के भीतर लोकायुक्तों की नियुक्ति करना अनिवार्य होगा। पहले विधेयक में केंद्रों को
राज्यों में लोकायुक्त नियुक्त करने का अधिकार दिया गया था, किंतु अब इसे परिवर्तित कर दिया गया है। अब राज्य सरकारों द्वारा लोकायुक्त को नियुक्त करने संबंधी उपबंध दिए गए हैं। फर्स्ट, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। लोकपाल द्वारा किए गए मुकदमों के बारे में जानकारी इसी संस्था को दी जाएगी। सेकंड, प्रधानमंत्री को भी लोकपाल के दायरे में लाया गया है। थर्ड, लोकपाल किसी भी मामले की जांच अधिकतम 60 दिनों में पूरा करेगा। फोर्थ, गलत शिकायत करने वालों पर 1 वर्ष की सजा तथा 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। लोकपाल की शुरुआत 1966 में पहली बार प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल केंद्र तथा लोकायुक्त के गठन से की थी। 1968 से 2000 तक 8 बार लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक संसद में लाया गया। 2002 में एमएन वेंकटेचलैया के नेतृत्व में संविधान समीक्षा आयोग ने लोकपाल या लोकायुक्त को अनिवार्य माना। 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए 1 ने अपने सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम में लोकायुक्त की बात की थी। 2005 में वीरप्पा मोइली आयोग ने द्वितीय प्रशासनिक समीक्षा आयोग ने लोकायुक्त को महत्वपूर्ण माना। 2011 में लोकपाल के समर्थन में अन्ना हजारे का जन आंदोलन हुआ। 2013 में संसद में लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक पारित हुआ। दाभोल बंगलुरु गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 3 दिसंबर 2013 को 8वें एशिया गैस भागीदारी सम्मेलन के दौरान भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड गेल की महाराष्ट्र में दामोल से कर्नाटक में बेंगलोर तक निर्मित 1000 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित किया। दाभोल बंगलुरु गैस पाइपलाइन से दक्षिण भारत पहली बार राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जुड़ गया। इस पाइपलाइन के निर्माण पर 4500 करोड़ रुपए का खर्च आया। 1.6 करोड़ मैट्रिक टन मीटर प्राकृतिक गैस का क्षमता की इस गैस पाइपलाइन से प्रतिदिन 3000 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। ये पाइपलाइन 10 जिलों से होकर गुजरती है। इस पाइपलाइन के मार्ग में 11 बड़ी नदियां हैं, जिसमें सबसे चौड़ी नदी घाट प्रभा है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक राष्ट्र है। विश्व के कुल ऊर्जा उत्पादन में इसका हिस्सा 2.5% है। ऊर्जा खपत में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। भारत कुल ऊर्जा खपत की दृष्टि में विश्व में तीसरे स्थान पर है। सांप्रदायिक हिंसा विरोधी विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी। 15 दिसंबर 2013 को केंद्र सरकार ने सांप्रदायिक हिंसा की रोकथाम के लिए लंबे समय से लंबित विधेयक को इसी सत्र में पेश करने का फैसला लिया, परंतु केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विधेयक में आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। विधेयक की प्रमुख आपत्तियों को हटा दिया गया है। इस विधेयक के कुछ प्रावधानों जैसे दंगों की स्थिति में केंद्र के सीधे हस्तक्षेप संबंधी प्रावधान को हटा दिया गया है। साथ ही इस विधेयक से अल्पसंख्यक शब्द हटाकर क्षेत्र और भाषा के नाम पर होने वाली हिंसा को भी सांप्रदायिक हिंसा की श्रेणी में लाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा राज्यों में इस कानून को लागू करने के अधिकार जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को दिए गए हैं। जब तक ये हिंसा वाले इलाके को अशांत इलाका घोषित नहीं करेंगे, तब तक ये कानून लागू नहीं होगा। इस विधेयक में सांप्रदायिक हिंसा के 20 साल बाद तक प्रताड़ित पक्ष पुलिस से शिकायत कर सकते हैं। सूरत ने दुनिया का सबसे छोटा हीरा बनाया है। इसे सूरत के हितेश कलसरिया ने बनाया। इसका साइज 0.02 सेंट है। यह 1 कैरेट के 5वें हिस्से के बराबर है। इसे माइक्रोस्कोपिक उपकरण की सहायता से ही देखा जा सकता है।
इसे तैयार करने में 2 वर्ष का समय लगा है। इंडिया सिकल्स रिपोर्ट 2013-14। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII के साथ मिलकर विम्बास एंड पीपल स्टार स्टडी ने हाल ही में इंडिया सिकल्स रिपोर्ट 2014 2 दिसंबर 2013 को जारी की, जिसमें 1 लाख छात्रों पर सर्वे के पश्चात ये पाया गया कि भारत में 100 में से केवल 34 लोग ही रोजगार पाने की कुशलता रखते हैं। ये निष्कर्ष अपने क्षेत्र की जानकारी, संवाद क्षमता, कंप्यूटर योग्यता और गणित तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता के आधार पर निकाला गया है, जिसमें पुरुषों के 33% की तुलना में 42% महिलाएं इन मापदंडों पर खरी उतरती हैं। काला धन विदेश में भेजने में भारत 5वें स्थान पर। वाशिंगटन स्थित रिसर्च संस्था ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रेट GFRI ने विकासशील देशों से अवैध धन का प्रवाह 2002 से 2011 नामक रिपोर्ट 12 दिसंबर 2013 को जारी की। इस रिपोर्ट में काला धन विदेश भेजने के मामले में वर्ष 2002 से 2011 के बीच भारत 5वां सबसे बड़ा देश रहा। इस दौरान भारत से कुल 343.04 अरब डॉलर काला धन विदेश भेजा गया। सिर्फ वर्ष 2011 में ही देश से लगभग 84.93 अरब डॉलर काला धन भेजा गया। काला धन क्या है? कर सुधारों पर बनाई गई राजा चलैया समिति के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था में काला धन वह रकम है जिसका लेन देन परिवारों और कारोबारियों द्वारा जानबूझकर खातबियों से दूर रखा जाता है। इस कारण सरकार को इस लेन देन की जानकारी नहीं मिल पाती। इससे सरकार को राजस्व का भारी भरकम चूना लगता है। GFI वाशिंगटन व अनुसंधान और प्रचार संगठन है। मिड डे मील निम्नतर WFP विश्व खाद्य परियोजना द्वारा 10 दिसंबर 2013 को वर्ष 2013 के लिए 169 देशों की जारी एक रिपोर्ट में भारत में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम यानी मिड डे मील प्रोग्राम को 35 निम्नतर मध्य आय वाले देशों में 12वें स्थान पर रखा गया है। किंतु इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का विद्यालय भोजन कार्यक्रम विश्व में सबसे बड़ा है, जो 11.40 करोड़ से अधिक बच्चों को भोजन उपलब्ध कराता है, जो देश के स्कूल जाने वाले बच्चों की कुल संख्या का लगभग 79% कवर करता है। ये रिपोर्ट विश्व खाद्य परियोजना WFP द्वारा विश्व भर में विद्यालय भोजन की स्थिति 2013 पर जारी की गई, जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम द्वारा वर्ष 2012 में किए गए एक वैश्विक सर्वेक्षण पर आधारित है। रिपोर्ट मिड डे मील प्रोग्राम में 2 अधिप्राप्ति प्रक्रियाएं प्रोक्योरमेंट प्रोसेस एक खाद्यान्नों के लिए जिन पर केंद्र द्वारा भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से सब्सिडी दी जाती है, और दूसरी ताजे फल या सब्जियों जैसी अन्य मदों के लिए 2 राज्य स्तर पर अधिप्राप्त की जाती है। इस रिपोर्ट में मिड डे मील योजना को स्थानीय कृषि क्षेत्र के साथ जोड़ने का सुझाव दिया गया है, ताकि विद्यालय भोजन कार्यक्रम को निधियां प्रदान करने के लिए ऐसी स्थानीय खरीदी करें। मध्याह्न भोजन से संबंधित कुछ फैक्ट्स इस प्रकार हैं। वर्ष 1925 में मद्रास नगर निगम में वंचित वर्गों के लिए ये योजना लागू की थी। वर्ष 1980 के पूर्वार्ध तक 3 राज्यों गुजरात, तमिलनाडु और केरल तथा संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी ने प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए इस योजना को अपनाया था। 15 अगस्त 1995 को देश के 2405 खंडों में केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के रूप में प्राथमिक शिक्षा की पोषणगत सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम NPNSPI योजना का विस्तार
संपूर्ण भारत में कर दिया गया। अक्टूबर 2007 में इसे ऊपरी प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक विस्तारित कर दिया गया। 1 अप्रैल 2008 को देश के सभी सरकारी, स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक तथा ऊपरी प्राथमिक विद्यालयों और शिक्षा गारंटी योजना यानी कि IGS, वैकल्पिक और नवोन्मेषकारी शिक्षा AII केंद्रों को कवर कर रहे हैं, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान SSA के अंतर्गत सहायता प्राप्त मदरसे और मकतबे शामिल हैं। वर्ष 2013 के बजट में विद्यालय भोजन के लिए 13,215 करोड़ का आवंटन किया गया है। तेलंगाना गठन संबंधी मसौदा विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 5 दिसंबर 2013 को आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना के रूप में 29वें राज्य के गठन संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी गई। ये विधेयक मंत्रियों के एक समूह GOM ने तैयार किया, जिसका गठन 3 अक्टूबर 2013 को किया गया था। प्रस्तावित तेलंगाना राज्य से हैदराबाद 10 वर्ष के लिए दोनों राज्यों यानी तेलंगाना और सीमांध्र की संयुक्त राजधानी होगी। तेलंगाना राज्य का भौगोलिक क्षेत्र अविभाजित आंध्र प्रदेश के 23 जिलों में से 10 जिलों में फैला होगा। तेलंगाना में कुल 10 जिले हैं: आदिलाबाद, खंब, ग्रेटर हैदराबाद, मेदक, रंगारेड्डी, नागोंडा, महबूबनगर, वारंगल, करीमनगर व निजामाबाद। आंध्र प्रदेश राज्य की कुल 42 लोकसभा सीटों और 294 विधानसभा सीटों में से तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटों और 119 विधानसभा सीटों के जाने की संभावना है। इसके मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं। तेलंगाना का अर्थ है तेलुगु भाषियों की भूमि। हैदराबाद और भारतीय सेना द्वारा 17 सितंबर 1948 को भारत में शामिल किया गया, जबकि हैदराबाद के तत्कालीन निजाम इसे एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते थे। मद्रास राज्य के कुछ हिस्सों तथा वर्तमान तेलंगाना के जिलों को शामिल करके तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य का गठन वर्ष 1956 में किया गया था। राज्यों के गठन हेतु 22 दिसंबर 1953 को न्यायाधीश न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में पहले राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस आयोग के 3 सदस्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और KM पाणिकर थे। वर्ष 1955 में इस आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही वर्ष 1956 में नए राज्यों का निर्माण हुआ और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य बने। तेलंगाना के गठन के पूर्व तक भारत में कुल 26 राज्य और 7 केंद्र शासित राज्य थे। भारत के 28वें राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्य के गठन की शक्तियां संसद को दी गई हैं। इसके गठन की प्रक्रिया के चरण इस प्रकार हैं। संबंधित राज्य की विधानसभा में अलग अलग राज्य बनाए जाने संबंधी प्रस्ताव पारित किया जाता है। प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहमति ली जाती है। मंत्री समूह की सिफारिश पर केंद्र विधेयक का एक मसौदा तैयार करता है, जिस पर मंत्रिमंडल की दोबारा स्वीकृति ली जाती है। सिफारिशों को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति इसे संबंधित विधानसभा में उसके सदस्यों की राय जानने के लिए भेजते हैं। राय जानने के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक निश्चित समय अवधि तय की जाती है। बिल के मसौदे को वापस केंद्र के पास आने पर राज्य के विधायकों की राय को शामिल करते हुए गृह मंत्रालय एक नया मंत्रिमंडल नोट तैयार करता है। राज्य पुनर्गठन विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए अंतिम रूप से भेजा जाता है। तत्पश्चात इसे संसद में पेश किया जाता है।
जहां से दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पारित किया जाना होता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद नया राज्य गठित हो जाता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी ने 14 दिसंबर 2013 को एक सुनवाई के दौरान देश भर में प्लास्टिक, रबर या इस तरह के अन्य सामान को अव्यवस्थित ढंग से खुले में जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही देश भर के स्थानीय निकायों को कचरा प्रबंधन करने की संभावना तलाशने का भी निर्देश दिया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार रिपोर्ट 2013 वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार से संबंधित रिपोर्ट देने वाली जर्मनी की गैर सरकारी संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यानी TII द्वारा 3 दिसंबर 2013 को जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI में भारत 177 देशों की सूची में 94वें स्थान पर है। इस सूची में ब्रिक्स देशों में भारत केवल रूस से बेहतर है। इस सूची में रूस का स्थान 127, चीन 80 नंबर पे, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील का नंबर 72 है, पाकिस्तान का नंबर भी 127 और श्रीलंका का 91 स्थान पर है। भारत को 0 से 100 के पैमाने पर 36 अंक प्राप्त हुए, जबकि 91 अंकों के साथ डेनमार्क, न्यूजीलैंड शीर्ष पर रहे। अफगानिस्तान, ईरान, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश का प्रदर्शन भारत से ज्यादा खराब रहा। इस रैंकिंग में सोमालिया, दक्षिण कोरिया और अफगानिस्तान 8 अंकों के साथ सर्वाधिक भ्रष्ट देश माने गए हैं। वर्ष 2007 में पहली बार भारत को 180 देशों में 72वें स्थान पर रखा गया था, जबकि 2010 में भारत का स्थान 87वां व वर्ष 2012 में 176 देशों में 94वां था। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा वर्ष 1995 से जारी किया जा रहा है। ये दुनिया भर के देशों में सार्वजनिक क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार को दर्शाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यह एक गैर सरकारी संगठन है जो भ्रष्टाचार पर रिपोर्ट जारी करता है। इसका सचिवालय बर्लिन यानी कि जर्मनी में स्थित है। ये 100 से अधिक देशों में मौजूद है। इसका गठन वर्ष 1993 में हुआ था। सर्वाधिक ईमानदार शीर्ष 5 देश हैं डेनमार्क एवं न्यूजीलैंड जिसका स्कोर 91 है, फिनलैंड जिसका स्कोर 89 है, स्वीडन इसका स्कोर 89, नॉर्वे इसका स्कोर 86 और सिंगापुर इसका स्कोर है 86। सबसे ज्यादा भ्रष्ट 5 देश हैं क्रमशः सोमालिया 8 स्कोर, उत्तर कोरिया को भी 8 स्कोर मिला है, अफगानिस्तान 8, सूडान 11, दक्षिण अफ्रीका 14। सभी देशों को 100 में से अंक दिए जाते हैं। जिस देश को जितने कम अंक प्राप्त होते हैं वह उतना ही भ्रष्ट माना जाता है। भारत को इस सर्वे में 36 अंक दिए गए हैं। सबसे ईमानदार देश डेनमार्क व न्यूजीलैंड को 91 अंक, जबकि सबसे भ्रष्ट सोमालिया, उत्तर कोरिया और अफगानिस्तान को मात्र 8 अंक मिले हैं। कोई भी देश 100 में से 100 अंक नहीं पा सका। राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन के अंतर्गत लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने पुस्तकालयों के उन्नयन के लिए संस्कृति मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 2013 में इस कार्यक्रम से विद्यार्थियों, अनुसंधानकर्ताओं, वैज्ञानिकों, कलाकारों, विकलांगों और आम लोगों को लाभ प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम पर 12वीं पंचवर्षीय योजना में 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या में 3.10% का इजाफा। जुलाई 2013 की समाप्ति पर ब्रॉडबैंड ग्राहकों की कुल संख्या का आधार 15.24 मिलियन था, जो अगस्त 2013 की समाप्ति पर बढ़कर 15.28 मिलियन हो गया। इसमें 0.26% की मासिक वृद्धि दर्ज की गई। पिछले एक साल में यानी अगस्त
12 से अगस्त 2013 के दौरान ब्रॉडबैंड ग्राहकों में 3.1% की वार्षिक वृद्धि हुई। 31 अगस्त 2013 को 162 इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी ISP देश में ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इनमें से 113 इंटरनेट सेवा प्रदाताओं ने अगस्त 2013 माह के लिए ब्रॉडबैंड ग्राहकों के आंकड़े दिए। शेष इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के आंकड़े पिछले माह के रखे गए। इनमें से BSNL के 9.98 मिलियन, भारती एयरटेल के 1.43 मिलियन, MTMNL के 1.08 मिलियन, हैथवे के 0.37 मिलियन एवं यू ब्रॉडबैंड के 0.33 मिलियन ग्राहक हैं। पंजाब सरकार ने प्रदेश के उद्योगों को बड़ी राहत देते हुए उनके संपत्ति कर को आधा कर दिया है। अब उद्योगों को 3 की बजाय केवल 1.5% ही संपत्ति कर देना होगा। मंत्रिमंडल उपसमिति की 21 अक्टूबर को आयोजित एक बैठक में उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कई मुद्दों पर विचार किया, जिसके अंतर्गत उद्योगों के लिए संपत्ति कर और अवैध कॉलोनियों के नियमित करने के मामले में कुछ बदलाव पर सभी ने अपनी सहमति प्रकट की थी। राज्य सरकार की ओर से हाल में उद्योगों और कमर्शियल साइटों पर एक समान कर लगाने का फैसला किया गया था। इसके बाद उद्योगपतियों के प्रतिनिधिमंडल ने स्थानीय निकाय मंत्री अनिल जोशी से मुलाकात कर उद्योगों को कमर्शियल साइट के मुकाबले छूट देने की मांग की थी। तब सरकार ने उद्योग और कमर्शियल दोनों पर ही कलेक्टर रेट का 3% सालाना टैक्स तय कर दिया था, लेकिन अब उद्योगों से यह टैक्स केवल 1.5% ही लिया जाएगा। इसके अलावा एक और मामले में प्रदेश की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए बनाई गई नीति के अनुसार रिहायशी क्षेत्र के लिए 2.5 रुपए नक्शा फीस और 10 रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से अनियमितता के जुर्माने के रूप में 12.5 रुपए प्रति वर्ग गज फीस तय की गई, जिसे घटाकर अब 5 रुपए कर दिया गया है। लेकिन नए फैसले के मुताबिक म्यूनिसिपल सीमा के अंदर 5 रुपए प्रति वर्ग गज और म्यूनिसिपल सीमा से बाहर 2.5 रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से ही फीस ली जाएगी। एक सूचना, अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित IAS मेन से संबंधित स्टडी मटेरियल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस एंड जीके टॉपिक्स पर नोट की CD या DVD प्राप्त करने की जानकारी के लिए मेल करें। मेल आईडी है voiceforblind यानी voice for blind @gmail.com। धन्यवाद।